नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एम लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसको फिनिश करवाने का निर्णय लिया है। इसका जो पहला चैप्टर है उसका ये पार्ट 3 है, यानी पहले चैप्टर का पार्ट 3 हम आपको आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे 1786 का अधिनियम और चार्टर अधिनियम 1793। तो ये दो जो अधिनियम है, ये जो दो एक्ट है, इसको आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इससे पहले हमारी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था चैप्टर नंबर 1 का, वो नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो करवाया था। उसके बाद 1781 का और 1782 का जो एक्ट था, पीट्स इंडिया एक्ट और सेटलमेंट एक्ट, वो हमने करवाया था एक वीडियो में। तो वो आप आई बटन से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा जो एक्ट था वो था 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम क्यों लेके आया गया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इससे पिछली वीडियो में। उस समय जो यूके के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था पिट्स। ठीक है, अब पिट्स चाहते थे कि जो कॉर्नवालिस है वो गवर्नर बने बंगाल के, यानी भारत के। लेकिन कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी कि ये दो शर्तें को आप मंजूरी दीजिए तभी मैं भारत का गवर्नर जनरल बनूंगा। अब इन दो शर्तों को लागू करने के लिए पिट्स क्या करते हैं, एक अधिनियम लेके आते हैं 1786 का। अब इस अधिनियम में दो कौन सी बातें थी, तो वो यहाँ पर आपके सामने है। वो कौन कौन सी थी कि जो मुख्य सेनापति होंगे ना, उसकी शक्ति भी आप गवर्नर जनरल को दे दीजिए, यानी कॉर्नवालिस को दे दीजिए। दूसरा था, जो गवर्नर जनरल थे, कुछ विशेष अवस्थाओं में जो काउंसिल होगी, जो परिषद होगी, उसके निर्णय को रद्द करके अपने हिसाब से काम कर सके। तो ये दो चीजें मांगी थी किसने, कॉर्नवालिस ने। तो पिट्स ने क्या किया, 1786 का अधिनियम लेके आए और इन दो अधिनियम को पास करवा दिया। इसके बाद क्या होता है, कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन जाते हैं भारत के। अब ये कब बनते हैं, ये बनते हैं 1786 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग, जो 1772 से या फिर 73 से आपको देखने को मिलते हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो कॉर्नवालिस क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और 1786 का अधिनियम आपने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के पास। सॉरी, देखिए चार्टर एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपको पता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना होती है 1600 में, और किसके द्वारा होती है, एक चार्टर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, एक चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना होती है। उसके बाद ये व्यापार करने को आते हैं भारत के अंदर, व्यापार करते हैं और अपनी स्थिति ऐसी बना लेते हैं जिससे क्या होता है, भारत के अंदर कई सारे एरिया ये अपने अंडर कर लेते हैं। उसके बाद जो यूके की जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो देखती है कि इन्होंने कुछ एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो यूके की सरकार क्या करती है, इस एरिया को अपना बनाने की कोशिश करती है, कई सारे अधिनियम लेके आती है। उसके बाद जब 1793 का जो एक्ट आता है ना, इस एक्ट में क्या होता है, हम इसको चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने चार्टर की जो वैल्यू है ना 20 वर्षों के लिए बढ़ा दी थी, यानी 20 वर्षों के लिए ये और काम कर सकते हैं। इसके अंदर हमने ये किया था पहली बार, इसीलिए हम इसको चार्टर एक्ट कहते हैं, क्योंकि आपको इससे पहले कोई भी चार्टर एक्ट देखने को नहीं मिलता है। 1793 में पहला चार्टर एक्ट आता है क्योंकि हमने कंपनी के कार्य को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। उनके जो विशेष अधिकार थे कि आप भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं, कोई और यूके से आके व्यापार नहीं कर सकता, उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया था। ठीक है, तो दो काम हुए 1793 में। एक तो 20 वर्षों के लिए काम इनका बढ़ा दिया गया, विशेष अधिकार बढ़ा दिया गया, और दूसरी ओर जो ब्रिटिश की सरकार थी, उन्होंने क्या कहा कि भारत के अंदर जो भी क्षेत्र है वो ब्रिटिश सरकार के तहत आते हैं। ठीक है, इस चीज के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। तो चलिए कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो आपको इस चार्टर अधिनियम 1793 के बारे में पता होने चाहिए, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो चार्टर अधिनियम 1793 है, इसमें कहा गया है कि कंपनी के कार्य जो होंगे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की ओर से थे। जो भी ब्रिटिश
जो भी कंपनी थी ना, उन्होंने जो भी कार्य करे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से थे, इसीलिए जो भी भारतीय क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, ये सबसे पहली बात की गई थी। अपने अधिकारों को मजबूती दी थी ब्रिटिश ने इस अधिनियम के द्वारा। उसके बाद इन्होंने इस एक्ट में कहा कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो भारतीय राजस्व से क्या क्या करेगी, अपनी आवश्यक के खर्चे निकालेगी, लाभांश निकालेगी, वेतन निकालेगी, जिसको ब्याज देना है उसको ब्याज दे देगी, अन्य जो भी शुल्क हैं वो सब देने के बाद आपको ब्रिटिश सरकार को हर साल 5 लाख पाउंड का भुगतान करना होगा। इस एक्ट में ये भी लिखा गया है, ये भी बाध्य किया गया है। उसके बाद एक और प्रावधान है कि जो गवर्नर जनरल होंगे या फिर गवर्नर होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे, इन सब की जो नियुक्ति होगी ना, अब शाही मंजूरी के बाद ही की जाएगी, यानी अब शाही मंजूरी की आवश्यकता होगी इनको क्या करने में, इनको अपॉइंट करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल की शक्तियां थी ना और भी बढ़ा दी जाती हैं। अब कुछ परिस्थितियों में वो जो काउंसिल होती है उसके निर्णय को पलट भी सकता है, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब जो गवर्नर जनरल हैं कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, अब उनको ज़्यादा शक्ति दे दी गई। कहाँ से? मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर है ना उनसे ज़्यादा शक्ति दे दी गई। अब जो मद्रास के और जो बम्बई के गवर्नर हैं अगर वो कोई कानून बनाते हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल को ये अच्छा नहीं लगता तो वो उस कानून को क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नर जनरल हैं उनके पास ज़्यादा अधिकार आ गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि गवर्नर जनरल बंगाल से अनुपस्थित होंगे तो क्या होगा? अब जो गवर्नर जनरल है उनके पास ये अधिकार होगा कि जो काउंसिल है ना उसके अंदर से किसी एक मेंबर को वो उपाध्यक्ष बना के जा सकते हैं, कहीं उनको जाना है तो। ये पहली बार हुआ था इस एक्ट के अंदर, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। इस एक्ट में एक खास बात ये है कि जो राजस्व प्रशासन था, ठीक है, और जो न्यायिक कार्य थे, इन दोनों को पहली बार अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो राजस्व प्रशासन था और जो न्यायिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। अब इससे क्या होगा? जो हमारी सुप्रीम कोर्ट हमने बनाई थी उनके पास जो राजस्व मामले जा रहे थे उसके मामले नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट है अच्छी तरह से काम कर पाएगी क्योंकि अब उनके पास जो केसेस है वो कम आएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, इसमें यह भी कहा गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उनके जितने भी सदस्य हैं उन सबका जो भुगतान होगा ना, उन सबको जो पैसे देने हैं वो भारतीय राजस्व से ही देने पड़ेंगे। ठीक है, भारतीय राजस्व से ही देने पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, जैसे कि नियंत्रक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, वो तो यूके में काम कर रहा है। वहाँ पर भी कई सारे लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और इंडिया के लिए डिसीजन ले रहे हैं। अब उनके वेतन कौन दे रहा था? पहले तो उसके वेतन कौन दे रहे थे? यूके से ही दिया जा रहा था, लेकिन अब इसका वेतन भी कंपनी से ही वसूला जाने लगा इस एक्ट के द्वारा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब चार्टर अधिनियम 1793 में एक प्रोविजन और किया गया, एक प्रावधान और भी अच्छा किया गया। वो क्या था? इसमें यह कहा गया कि कोई वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक है, उसको बिना पहले सूचना दिए, बिना पहले अनुमति लिए भारत छोड़ने का अधिकार नहीं है। अगर वो बिना किसी को बताए अगर भारत को छोड़ देता है तो इसको हम ये मानेंगे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी अब कोई भी भारत के बाहर नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं किसी बड़े ऑफिसर की, छोटे मोटे ऑफिसर की बात नहीं कर रहे। कोई जो बड़ा ऑफिसर है वो अगर जाता है बिना बताए हम मान लेंगे कि इस्तीफा है। ठीक है, इसीलिए इतने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो बिना बताए कहीं पर भी जाते नहीं है। इससे क्या होगा? जो शासन करने का जो नियम बना रखे ना वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ विशेष अधिकारों के बारे में जो 1793 के एक्ट, चार्टर एक्ट में आया था। विशेष अधिकारों की बात करते हैं तो न्यायपालिका के अंदर इससे क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राजस्व प्रशासन था और जो न्यायिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। क्योंकि इनको अलग कर दिया गया है, अब इससे क्या होगा? जो हमारी न्यायपालिका है, यानी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट हमने जो बनाया था, उसके पास अत्यधिक बोझ ये तो कम हो गया।
उनके पास कम स्टाफ था, अब उतने ही स्टाफ के अंदर उनके पास बोझ कम आ रहा है, तो जो कुशलता है, न्यायपालिका जो कुशलता है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो इससे ये एक विशेषता है चार्टर अधिनियम 1793 की। स्वयं प्रभुत्व की बात करते हैं तो चार्टर अधिनियम 1793 में ब्रिटिश ताज को ये अधिकार दिया गया, या फिर उन्होंने ऐसा कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी चीज़ें हैं वो सब किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। शाही स्वीकृति, ठीक है, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं, लेकिन डिटेल में यहाँ पर और अच्छे से देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है गवर्नर जनरल, गवर्नर या फिर कमांडर इन चीफ जैसे जो महत्वपूर्ण अधिकारी है ना, उनकी जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा होगी, शाही अनुमति के द्वारा होगी। जिससे क्या होगा, जो प्रशासन है बहुत ही अच्छी तरह से काम कर पाएगा और इसके अंदर पारदर्शिता और जवाबदेही आपको देखने को मिल जाएगी। अगर व्यापार की बात करते हैं तो इस व्यापार के अंदर एक खास बात की गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके जो विशेष अधिकार थे उनको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे या फिर कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको कंपनी के लाइसेंस के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसको किसको, व्यक्तियों को और कंपनी के कर्मियों को व्यापार करने के अधिकार दे दिए गए। अब हम बात करते हैं केंद्रीकरण की, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई जो बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे के जो गवर्नर है या फिर मद्रास के जो गवर्नर है कोई अधिकार बनाते हैं तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। यानी यहाँ पर पावर का क्या हुआ है, केंद्रीकरण हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 का महत्व। इसका क्या महत्व है, तो महत्व को थोड़ा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो चार्टर अधिनियम 1793 है इस अर्थ में महत्वपूर्ण था कि इसने भारत के शासन में एकरूपता लाने की कोशिश की, जो पहले विविधता और क्षेत्रीय राज्यों के उदय के कारण अनुपस्थित थे, और प्रशासन को ब्रिटिश नियंत्रण के तहत एक नया आकार दिया गया। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसका एक महत्व था क्योंकि इसने न्यायपालिका को अच्छे से काम करने की अनुमति दी, उसका कार्यभार था उसको कम किया। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। कंपनी के अधिकारी अब अपने काम के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह थे, ठीक है, और उनकी नियुक्ति के लिए शाही मंजूरी की आवश्यकता थी। ये भी एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शाही मंजूरी अवश्य थी, और अगर आपको कहीं बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, ये हम आपको बता चुके हैं, जिससे क्या होगा, कुछ अधिक हम इसमें कुशल और तेज चीज दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 वर्षों के लिए इसका जो विशेष अधिकार था उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। इससे ये हुआ कि जो व्यक्ति थे या फिर कंपनी के कर्मचारी थे वो भी क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। अब वो लोग भी व्यापार करेंगे तो इससे क्या होगा, साम्राज्य के अंदर अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका महत्व है। बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 में ब्रिटिश ताज की समरूपता को सर्वोच्च बताया गया है, ठीक है। इस प्रकार जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विवाद थे ना उसको समाप्त करने की दिशा में एक अच्छा कार्य किया गया है। उसके बाद हमने आपको बताया कि कोई भी शीर्ष अधिकारी है वो बिना अनुमति के भारत को छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। कानून ने पहली बार काउंसिल की जो बोर्ड है में उसके अंदर क्या किया, गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य थे और कार्यकारी जो कार्य थे उन दोनों को अलग कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके अंदर जो विधायी कार्य हो रहे थे और जो कार्यकारी कार्य हो रहे थे उसको चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा अलग अलग कर दिया गया। अब हम बात करते हैं विपक्ष की, ठीक है। जो चार्टर अधिनियम 1793 आया था इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, तो ठीक है, आप इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, चार्टर अधिनियम 1793 को महत्वपूर्ण असफलताएं मिली क्योंकि इसने भारतीय आबादी को प्रभावित किया जो ब्रिटिश शासन के तहत और भी हीन थी, ठीक है। आपको पता है ये जो एक्ट आया था चार्टर अधिनियम 1793, इसके अंदर जो मेन फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है, वो किया गया है सिर्फ कंपनी के ऊपर। सारा काम कंपनी के लिए किया गया है। भारतीय जो आबादी थी जिसके ऊपर इन सब का इफेक्ट पड़ने वाला था उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है। इसीलिए ये एक बेकार चीज़ है।
सेकंड नंबर पे आता है चार्टर अधिनियम 1793 में जो नियंत्रक बोर्ड थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी सदस्यों की कमाई का भुगतान ब्रिटिश राजकोष के बजाय भारतीय राजस्व से करने का प्रावधान किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो यूके के अंदर बैठ के भारत के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए जो पैसे थे पहले यूके ही दे रहा था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा भारत से इसकी फंडिंग की जाने लगी। ठीक है, ये भी एक कौन से इसका। थर्ड नंबर पे आते हैं चार्टर अधिनियम 1793 द्वारा कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जिससे क्या हुआ, एक अधिकारवादी प्रथाओं और भारतीय बाजार के शोषण को बढ़ावा मिला। अगर यहाँ पर कुछ और भी लोग आते, वो लोग भी व्यापार करते, तो वो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाते, लेकिन उनको एक विशेष अधिकार मिल गया कंपनी को फिर से 20 सालों के लिए, तो वो अपनी मोनोपोली चला सकती थी। ठीक है, जिससे भारत के लिए नुकसानदायक था। चार्टर अधिनियम 1793 ने अन्य दो प्रेसिडेंसियों की तुलना में गवर्नर जनरल, जो कहाँ के थे, बंगाल के, उनको अधिक शक्तियां दी, अधिक ध्यान दिया उनकी तरफ, और विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो विकेंद्रीकरण की जो प्रथा होती थी ना, उसको नकार दिया गया। उसके बाद स्वयं प्रभुता ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई, यानी जो भी चीजें हैं अब वो ब्रिटिश संसद को दे दी गई। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो भारत है एक औपनिवेशिक देश बन गया। ठीक है, भारत क्या बन गया, औपनिवेशिक देश बन गया। तो ये सारे विपक्ष की बातें थी जो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज आपने बहुत ही अच्छे से 1786 और चार्टर अधिनियम 1793 को डिस्कस कर लिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो आपके दोस्तों को भी मिल सके और वो भी इन चीज़ों के बारे में अच्छे से सीख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।